तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब हम पहली जॉब करते हैं और हमारी एक इनकम आती है तो हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि हमारा सरप्लस मनी हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट। हम अपने पापा दादा से सुनते आए हैं कि आपको हमेशा सेव करना चाहिए और इंडियन इकॉनमी भी सेविंग इकॉनमी कहलाती है। तो हमारी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आती है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम अपनी सेविंग का, अपनी इनकम का एक पार्ट एज ए सेविंग हम फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है एज कंपैरिजन टू मार्केट। अगर हम मार्केट में बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न बहुत कम होता है और वो भी रिटर्न हमारा टैक्सेबल होता है। तो एज पर योर इनकम टैक्स लैब आपका जो इंटरेस्ट होता है एफडी का वो टैक्सेबल होता है। सपोज आपको 1 लाख की एफडी पे 5,000 का इंटरेस्ट आता है तो वो 5,000 आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5,05,000 हो जाएगी और टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपकी इनकम, आपका टैक्स बढ़ जाएगा। पर कीपिंग दिस थिंग असाइड, वी विल फोकस ऑन लाइक हमें एफडी में इन्वेस्ट करना। हमारा पहला मोटो होना चाहिए कि हमें एफडी में ही इन्वेस्ट करना है। तो एफडी हमारी जब भी खुलती है, हमारी एफडी हम बैंक्स में खोल सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास बैंक्स होता है बिकॉज दीज बैंक्स आर सिक्योर्ड एंड दे आर गवर्न्ड बाय आरबीआई। आरबीआई हमारी एक एपेक्स बॉडी होती है जो सारे बैंक्स को गवर्न करती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है पोस्ट ऑफिसेज। हम पोस्ट ऑफिसेज में जाके एफडी खुलवा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास कॉर्पोरेट। कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो आरबीआई से परमिशन होती है, दे कैन टेक द डिपॉजिट फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट अपने क्लाइंट जो भी उनके इन्वेस्टर हैं, सपोज आई एम ए क्लाइंट एंड मैं एक लमसम अमाउंट एज ए कॉर्पोरेट एफडी खोलना चाहता हूँ। टेक एन एग्जांपल, टाटा स्टील और मे बी टाटा मोटर्स। So Tata Motors can take the deposit from their customers and they will provide, और वो एक फिक्स इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट और बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, पर वहाँ पे एक रिस्क भी ज़्यादा होता है कि अगर आपका कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कर जाए, डिफॉल्ट मतलब उसका धंधा बंद हो जाए और वो आपको इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल भी वापस ना दे पाए तो आपका प्रिंसिपल रिस्क पे है। तो कॉर्पोरेट एफडीज केवल जो हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर होते हैं, हाई नेटवर्थ मीन्स जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और उनको कुछ 1-2% अगर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल जाता है, सपोज दे हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अगर उन्हें 1% ज़्यादा मिल जाता है तो उनका करोड़ों का इंटरेस्ट बैठता है। तो वो ऐसे कॉर्पोरेट एफडीज खुलवाते हैं और दे कैन टेक द रिस्क। तो एक आम नागरिक और एक आम कस्टमर के लिए कॉर्पोरेट एफडीज कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। उन्हें केवल गवर्नमेंट बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में ही एफडी खुलवानी चाहिए। कुछ यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जो आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, उसमें भी हम एफडी खुलवा सकते हैं, पर हमें कोऑपरेटिव बैंक्स में ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का रिस्क काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। दे आर ऑन हाई रिस्क। वो केवल 5 या 10 बोरोवर को ही लैंड करते हैं। अगर उन 5 या 10 में से कुछ डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपका प्रिंसिपल रिस्क पे है। सो ऑलवेज गो विद government banks and big banks like HDFC, SBI, ICICI, Axis Bank, Kotak Bank. So these are big banks, these are big to fail banks, so always deposit your money there only. और कहीं आपको पैसा नहीं लगाना है अपना।
और सेकंड ऑप्शन आपके पास पोस्ट ऑफिस है। अभी मैं आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा, पोस्ट ऑफिस क्यों बेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स जब भी आप एफडी कराते हो, अगर आपका किसी साल में 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आता है तो बैंक आपका टैक्स काट लेगा, जो होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये पैसा काटने के बाद वो आपका एफडी में रिटर्न देगा। सपोज आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर हो गया है, सपोज आपका 12,000 हो गया है, तो आपका 12,000 पे 10% के हिसाब से 1,200 कट जाएंगे, या मे बी 20% के हिसाब से अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया है तो आपके 2,400 कट जाएंगे। और आपका अगर मान लो आपके 1,200 कटे हैं, 12,000 में से 1,200 माइनस करके आपका 10,800 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा। तो बैंक्स में आपका टीडीएस कट जाता है, कट के आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आप बाद में क्लेम कर सकते हो आईटीआर फाइल करने के टाइम पे। आप ये दिखा के कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और आपका टैक्स कट गया है ज़्यादा, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो आईटीआर का है। कभी हम आईटीआर का एक बनाएंगे वीडियो, तो हम उसमें आपको शो करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में आपका टीडीएस नहीं कटता है। अगर आपका 12,000 किसी फाइनेंशियल ईयर में आया है तो आपको 12,000 ही मिलेंगे। वो पोस्ट ऑफिस कहता है कि आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तब आप अपनी इनकम एज ए इंटरेस्ट डिक्लेयर कीजिए, और उस पर अगर आपका टैक्स बनता है तो आप डिक्लेयर कीजिए। तो इसमें आपका यही फायदा है कि पोस्ट ऑफिस में आपका टीडीएस नहीं कटता है बाय पोस्ट ऑफिस, जबकि बैंक काट लेते हैं। अगर आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और एफडी पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाइए। पोस्ट ऑफिस में एफडी खुलवाने के एक दो ड्रॉबैक हैं कि अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आपको इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस में 1 या 2 दिन पहले जाके बताना पड़ेगा कि आपको आपकी एफडी मैच्योर हो रही है, और मे बी आपको प्री मैच्योर विड्रॉवल कराना है या पार्शियल विड्रॉवल कराना है, तो आपको उन्हें 2-3 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप 2-3 दिन बाद जाके पैसा कलेक्ट कर सकते हो। पर बैंक्स में आपको ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस के एफडीज में और बैंक के एफडीज में। बैंक आपको पासबुक देता है, इंटरनेट बैंकिंग देता है, सारी फैसिलिटी देता है, और पोस्ट ऑफिस आजकल हो चुके हैं, ऑटोमेट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। का एटीएम भी देने लगे, वो पासबुक भी वो देने लगे, पर उनके यहाँ अभी ऑटोमेशन मिसिंग है। तो अगर जो बैंक आपको सीमलेस सर्विसेज देता है वो आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी। तो पोस्ट ऑफिस का बेसिकली फ़ायदा यही है कि टीडीएस नहीं कटता है वहाँ पे। टीडीएस आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। कई बार कस्टमर पोस्ट ऑफिस की इनकम को डिक्लेयर नहीं करते हैं और अपना टीडीएस बचा जाते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी ऐसा टूल्स अवेलेबल नहीं है जो वो ट्रैक कर सकें कि किस आदमी की कितनी इनकम पोस्ट ऑफिस से हुई है, कितनी बैंक से हुई है। तो ये एक इंडिविजुअल के डिस्क्लोजर पे है कि वो अपना डिक्लेयर करता है या नहीं करता है। तो ये बात रही हमारी पोस्ट ऑफिस और एफडीज की। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस और बैंक्स की। अब हम बात करते हैं हमारा पैसा सेफ है या नहीं एफडीज में। हर कोई कहता है कि हमारा पैसा सेफ है, हम सेफ है, हम बैंक में जब पैसा दे रहे हैं तो हमारा पूरा सेफ है। पर अभी आपने रिसेंटली कुछ एग्जांपल सुने होंगे, जैसे पीएमसी बैंक इन मुंबई, वो एक कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें काफ़ी बंदों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करा रखी थी, और उस बैंक का केवल एक ही बोरोवर था, HDIL, जो एक बैंकरप्ट कंपनी है, और उसका पूरा पैसा डूब गया। पीएमसी बैंक का पूरा एक्सपोजर HDIL में था और उसका पूरा पैसा डूब गया। तो अब वो अपने कस्टमर को पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। तो जितने उसके डिपॉजिटर थे सबका पैसा अटक गया है। आरबीआई भी फुल्ली गारंटी नहीं करता है पैसा किसी कोऑपरेटिव बैंक का। वो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर होता है उसे पैसा कैसे सिक्योर करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब ये बात तो थी कोऑपरेटिव बैंक की। अब हम एक येस बैंक का एग्जांपल लेते हैं। येस बैंक में भी मार्च में हमारी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। आरबीआई ने मोरेटोरियम लगाया था, बंदे पैसे नहीं निकाल पाए थे, एफडी ब्लॉक हो गई थी, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो गया था। उस केस में हम क्या करें? तो यहाँ पे एक तरीका है कि हमारा जब भी पैसा हम किसी बैंक में एज ए एफडी कराते हैं तो हमें मार्च 2020 से पहले
जो हमारा था केवल 1 लाख रुपए का इंश्योर्ड होता था कि अगर आपका कितना भी पैसे जमा है, मान लो आपका 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी जमा है, केवल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको केवल 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा, चाहे आपका कितना भी पैसा। और अगर आपका 1 लाख से कम है तो आपको उतना ही मिलेगा। मान लो आपका 80,000 है तो 80,000 मिलेगा, लाख नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक सीलिंग है केवल लाख रुपए तक की मिलने की। पर क्योंकि रिसेंटली हमारे 2-3 बैंक डूबे, लोगों को पैसा डूबा, तो फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 1 लाख की लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी। अब आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ है। कोई भी एफडी 5 लाख रुपए तक की इंश्योर होती है। अब इसमें ये आता है कि बंदों के क्वेश्चन आते हैं कि सपोज मैं 5-5 लाख की 10 एफडी कर देता हूँ, 50 लाख मुझे अगर इन्वेस्ट करने हैं एज ए एफडी, तो मेरा 5-5 लाख रुपए सिक्योर हो जाए क्योंकि बैंक गारंटी देता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। बैंक केवल एक बंदे की इन्वेस्टमेंट को, एक बंदे की एफडी की गारंटी देता है 5 लाख की। सपोज मेरा नाम अंकुर है और मैं एसबीआई में एक एफडी खुलवाता हूँ, मैं 2 एफडी खुलवाता हूँ 5-5 लाख की, और मेरा डिपॉजिट हो गया है 10 लाख। अगर एसबीआई डूबता है तो वो केवल मुझे 5 लाख ही दे पाएगा, क्योंकि 5 लाख, अब 1 लाख की लिमिट 5 लाख हो गई है, वो 5 लाख ही आपको मुझे देगा। अब मुझे एफडी में अपना पैसा कैसे सेव करना है, कैसे मैं पैसा सेव कर सकता हूँ अपना? तो मैंने काफ़ी गूगल किया, काफ़ी एनालिसिस की, तो ये जो 5 लाख की लिमिट है ये पर पर्सन होती है। तो इसमें मैंने एक कैच निकाला या एक क्लॉज निकाला कि आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। आपको जॉइंट अकाउंट अपने माता पिता के साथ खुलवाना चाहिए, आपके ब्रदर एंड सिस्टर के नाम खुलवाना चाहिए जॉइंट अकाउंट आपको अपनी वाइफ के साथ खुलवाना चाहिए, मे बी आपके बच्चों के साथ खुलवाना चाहिए। आपका हमेशा आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओ। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा दो, कई बैंक एक अकाउंट में 2 बंदे अलाउ करते हैं, कोई 3 करता है, कोई 4 करता है, तो ये बैंक से चेक कीजिए कितने बंदे वो जॉइंट अकाउंट अलाउ करता है, उतनों का ही जॉइंट अकाउंट खुलवाइए। सपोज मेरे घर में 5 मेंबर हैं और मैं उन 5 का नाम जॉइंट अकाउंट में ऐड करा देता हूँ, तो मैं 5-5 लाख की एफडी उन 5 बंदों के नाम करा सकता हूँ। 5 लाख मैं एक बंदे के नाम, 5 लाख दूसरे बंदे के नाम, 5 लाख तीसरे बंदे के नाम, 5 लाख चौथे बंदे के नाम, 5 लाख 5वें बंदे के नाम। तो ऐसे करके मेरी 25 लाख मेरे सिक्योर्ड हो जाते हैं। अगर बैंक डूबता है, एसबीआई डूबता है, पर मैंने 5-5 लाख की 5 बंदों के नाम कराई थी एफडी, तो मेरा 25 लाख सिक्योर्ड है। ये तो आ गया, मैंने एक बंदों के नाम कराया था। अब यहाँ पे एक और क्या चाहता है, अब मैं कराता हूँ कि पहला और दूसरे बंदे के नाम में 5 लाख करा देता हूँ, दूसरे और तीसरे बंदे के नाम 5 लाख करा देता हूँ, तीसरे और चौथे बंदे के नाम 5 लाख करा देता हूँ, चौथे और 5वें बंदे के नाम 5 लाख करा देता हूँ। ऐसे करके मैं अपना 20 लाख और सेव कर लेता हूँ, जो मेरा रिस्क कवर्ड हो जाता है। अब मेरा 25 + 20 45 लाख मेरा सिक्योर्ड हो जाता है कि अब बैंक अगर डूबेगा तो 45 लाख रुपए देगा, क्योंकि मैंने वो अपना अलग अलग कर दिया है। क्योंकि ये रूल है कि आपको जो भी है, ये एक DIGCC होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो हमारी जो भी बैंक आपको डिपॉजिट खोल के देता है उसको उससे सिक्योर्ड कराना पड़ता है, इंश्योर कराता है वो उसको कुछ प्रीमियम देता है और उस एफडी को इंश्योर कराता है। वो एक बंदे के लिए होती है। तो अब ऐसे कर करके मैंने क्या 9 बंदों के लिए कर दिए, क्योंकि 5 मेरे इंडिविजुअल होल्डर हैं, फिर मैंने क्लब करके 2-2 कर दिए, हो गए। अब मैं करूंगा 3 को क्लब, ABC, BCD एंड CDE, ऐसे करके मैंने 3 और कर दिए। फिर मैंने 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, 5 का कॉम्बिनेशन बनाया। ऐसे करके मैं अपना पूरा का पूरा पैसा सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैंने 1 करोड़ पैसा जमा करा रखा है कि अगर मैं एक बंदे के नाम कराऊंगा तो मेरा 5 लाख का ही मिलेगा अगर बैंक डूबता है। पर अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 करोड़ तक का सेव। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाना, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। और आप ये स्ट्रेटेजी आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना सकते हो, ये स्ट्रेटेजी आप PSU बैंक्स में भी अपना सकते हो, प्राइवेट बैंक्स में भी अपना सकते हो, कॉर्पोरेटिव बैंक्स में भी।
पर मैं आपको बोलूँगा कोऑपरेटिव बैंक आप अवॉइड कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये बहुत ही हाई रिच इन्वेस्टर के लिए होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा थोड़ा गबन करना होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो फॉलो नहीं करते हैं या रिपोर्टिंग नहीं करते हैं आरबीआई को क्वार्टरली और ईयरली, तो वहाँ पे लैप्सेस होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में स्मॉल कस्टमर को नहीं जाना चाहिए। आप एक वेल रिकग्नाइज बैंक में जाइए, पीएसयू बैंक्स में जाइए, एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए, एचडीएफसी में जाइए, आईसीआईसीआई में जाइए। दीज आर वेरी गुड बैंक्स, बिग टू फेल बैंक्स। और आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस में आपको टीडीएस बचेगा। तो दोस्तों मेरा यही है कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं आगे भी वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। आपका सपोर्ट देख के मैं एनकरेज होऊंगा और मैं और वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आप प्लीज़ ये शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय मुझे बताइए। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो मैं आपका वो कमेंट में आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय दोस्तों, हम एक सेकंड वीडियो में मिलेंगे एक सेकंड टॉपिक के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट का ही रहेगा। थैंक्स।